हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कॉर्नर। मैं रिचा। हमारी एनसीईआरटी साइंस की ये क्लास है जिसमें हम 7th क्लास की साइंस को डिस्कस कर रहे हैं। 7th क्लास की साइंस में हम 12वें चैप्टर तक को डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले। तो अगर आपने वो ना देखा हो तो वो सारे वीडियो जाके हमारी प्लेलिस्ट में एनसीईआरटी साइंस क्लास 7th से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको देख लीजिए। तभी आगे के चैप्टर्स आपको समझ में आएंगे, क्योंकि पीछे की चीज़ें जब तक क्लियर नहीं होंगी तब तक आगे पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है। उससे भी पहले हमने क्लास 6 से एनसीईआरटी साइंस को पूरा चैप्टर वाइज डिस्कस किया था, तो वो भी देख लीजिएगा। आगे के चैप्टर्स को देखने से पहले हम एक क्रम में चलें तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी, ज़्यादा समझ में आएंगी। क्योंकि अगर आप शुरू से हमारे वीडियो से जुड़े होंगे तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि क्लास 6 में हमने साइंस में जो चीज़ें पढ़ी, क्लास 7th में मोस्टली चैप्टर्स वही हैं, बस उससे आगे की चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। तो जब तक आप पीछे की चीज़ नहीं समझेंगे, आगे की चीज़ समझने में आपको दिक्कत होगी और एक जो कॉन्सेप्ट बनना चाहिए वो नहीं बन पाएगा। रट तो आप लेंगे लेकिन चीज़ें समझ में नहीं आएगी। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि पीछे के सारे वीडियो देख के ही आगे के वीडियो देखिएगा। तो आज हम इस 13वां चैप्टर को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मोशन एंड टाइम। तो मोशन एंड टाइम को डिस्कस करने से पहले आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहा करिए, और अगर वीडियो अच्छा लग जाया करे तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। हमारा जो चैप्टर है वो आपको दिख रहा होगा, हिंदी में गति और समय जिसे हम कहेंगे, और इंग्लिश में इसे मोशन एंड टाइम कहेंगे। तो हम चीज़ों को दोनों ही लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। यहाँ पे हम इस चैप्टर को जो है थोड़ा बहुत 6 क्लास में डिस्कस किए थे। 6 क्लास में आपने एक चैप्टर पढ़ा हुआ था, गति एवं दूरियों का मापन। तो उस चैप्टर 8th या 9th चैप्टर था वो, वहाँ पर हमने इस चीज़ को डिस्कस किया हुआ था। उसी के आगे आज इस चैप्टर में चीज़ें बताई गई हैं। तो यहाँ शुरू में आपको यही चीज़ बता दी गई है कि क्लास 6 में आपने विभिन्न प्रकार की गतियों के बारे में पढ़ा था। आपने यह पढ़ा था कि किसी वस्तु की गति किसी सरल रेखा के अनुदिश वृत्ताकार अथवा आवर्ती हो सकती है। तो क्या आपने पढ़ा था कि अ मोशन कुड बी अलोंग अ स्ट्रेच लाइन, इट कुड बी सर्कुलर आर पीरियोडिक। तो ये चीज़ें हम 6 क्लास में पढ़ चुके थे बहुत अच्छे से। अब यहाँ पे आपको कुछ गतियों के एग्जाम्पल दिए गए हैं और आपको बताना होगा कि वो किस टाइप की गति उसमें हो रही है। जैसे मार्च पास्ट करते हुए जो सैनिक थे, सोल्जर्स इन अ मार्च पास्ट, ये 6 क्लास में इमेज के साथ मैंने समझाया हुआ था। तो जब मार्च पास्ट सैनिक करते हैं वो तो एक सरल रेखीय गति में करते हैं, एक सरल रेखा में वो गति करते हैं। सीधी सड़क पर चलती बैलगाड़ी, तो अगर सड़क सीधी है और बैलगाड़ी चल रही है तो वो भी क्या करेगी, सरल रेखीय गति ही करेगी। और उसके बाद ये सारे ही एग्जाम्पल जो हैं सरल रेखी और वर्तुल गति, इन सब के एग्जाम्पल हैं। तो आगे की चीज़ें आपने 6 क्लास में पढ़ा हुआ है, तो आगे की चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी होगी। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति कैसी होगी, तो ये कैसी होगी, ये वर्तुल गति कहलाएगी। तो इसी तरह से अब आपको चीज़ें आगे लिखनी होगी कि झूले की गति जो है वो किस तरह की गति है, तो वो आवर्ती गति होती है अगर झूले में गति हो रही है तो। और उसी तरह से लोलक की गति, ये भी आवर्ती गति का ही एग्जाम्पल होगा। तो ये चीज़ें थी, ये हमने 6 क्लास में बहुत ही अच्छे से पढ़ा हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि यह हमारा सामान्य अनुभव है कि कुछ वस्तुओं की गति मंद होती है जबकि कुछ अन्य वस्तुओं की गति तीव्र होती है। तो बहुत ही कॉमन सा फैक्ट लिखा हुआ है कि इट इज़ कॉमन एक्सपीरियंस दैट द मोशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट इज स्लो व्हाइल दैट ऑफ सम अदर इज फास्ट। अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। आगे अब किसी भी चीज़ में, किसी भी वस्तु में जो मंद और तीव्र मतलब जो धीमा और तेज गति है उसके बारे में बताया गया है।
स्लो एंड फास्ट के बारे में कि कुछ वाहन अन्य वाहनों की तुलना में अधिक तीव्र गति करते हैं, यहाँ तक कि एक ही वाहन विभिन्न समयों पर तीव्र अथवा मंद गति करते हैं। तो ये मोशन के बारे में बताया गया है कि सम व्हीकल्स मूव फास्टर देन अदर, इवन द सेम व्हीकल्स में मूव फास्टर और स्लोअर। तो यहाँ तक कि एक ही वाहन जो है, जैसे किसी बाइक की जो है स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, किसी बाइक की स्पीड कम होती है। तो यही चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पर। इसके बाद बताया गया है कि यहाँ पर अब आपको लिखना होगा, सरल रेखीय अनुदिश गति करने वाली 10 वस्तुओं की सूची बनाइए। ये चीज़ें हमारे काम की नहीं है, बाकी आप बना के अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं, 6 क्लास में पढ़े हुए हैं। अब यहाँ पे बताया गया है कि मंद अथवा तीव्र गति जो है वो करता है, इसका निर्णय करने में वस्तुओं द्वारा किसी दिए गए काल अंतराल में चली गई दूरी हमारी सहायता कर सकती है। तो अगर आपको किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना है कि इस वाहन की ही एग्जांपल मैं ले लेती हूँ कि इस वाहन की गति धीमी है और इस दूसरे वाहन की जो गति है वो तीव्र है, तो ये आप कैसे बता सकते हैं कि एक वाहन धीमी गति से चल रहा है और दूसरा वाहन तेज गति से चल रहा है। तो एक तो आप दोनों के जो टाइम अंतराल है, जो टाइम है, उसको चेक करके बता सकते हैं कि कौन ज़्यादा टाइम चलने में लिया या कौन कम टाइम चलने में लिया। तो इस तरह से आप उसकी स्पीड को काउंट कर सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि इसका निर्णय करने में वस्तुओं द्वारा किसी दिए गए काल अंतराल में चली गई दूरी हमारी सहायता कर सकती है। तो जो टाइम दिया गया है, आप ये नोटिस करें कि उस टाइम के ड्यूरेशन में जो भी गाड़ी है, पहली गाड़ी कितनी डिस्टेंस को कवर की और दूसरी गाड़ी कितने डिस्टेंस को कवर की। तो इस तरह से आप किसी भी चीज़ को ये बता सकते हैं आसानी से कि किसने मतलब कौन ज़्यादा स्पीड में गति किया, मोशन किया, और कम टाइम में या कम स्पीड में गति किया। तो यही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब आगे ये सारे एग्जाम्पल हमने 6 क्लास में भी देखे थे। यहाँ सड़क पर एक ही दिशा में गति करते वाहन हैं। तो ये जो है यहाँ पर 2 इमेज को कंपेयर करके दिखाया गया है कि ये तो पहले इमेज है, फिर दूसरी इमेज बताई गई है। इसमें ये दिखाया गया है कि अब इसमें से आप देख सकते हैं कुछ वाहन जो हैं वो आगे हो गए थोड़े समय बाद और कुछ वाहन जो है पीछे हो गए। तो यही चीज़ें हैं, इससे ये दर्शाया जा रहा है कि कुछ वाहन जो हैं कम स्पीड में चल रहे हैं और कुछ वाहन की गति जो है वो बहुत तेज़ है। फिर यहाँ पे बताया गया है चाल के बारे में, जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि व्हाट इज स्पीड क्या होती है। तो यहाँ पे बताया गया है कि हम इनके द्वारा किसी एकांक समय में तय की गई दूरी को ज्ञात करें। तो अगर आपको किसी भी गाड़ी का या किसी भी चीज़ की आपको स्पीड जाननी है, स्पीड निकालना है, तो इनके द्वारा मतलब जितने समय में उसने जितनी दूरी को कवर किया, अगर आप वो निकाल लेते हैं तो आराम से आप उसकी स्पीड को निकाल सकते हैं, उसकी चाल को निकाल सकते हैं। तो यही चीज़ें बताई गई हैं कि एकांक समय में तय की गई दूरी को ज्ञात करें। इस प्रकार यदि हम 2 बसों द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी जानते हैं, तब हम यह बता सकते हैं कि उनमें से कौन अपेक्षाकृत मंद है, और किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं। तो बेसिकली स्पीड, इतनी ऊपर की चीज़ें हमने जो डिस्कस की वो बेसिकली आपको स्पीड की डिफिनेशन बताने के लिए था कि स्पीड की डिफिनेशन अगर आपको निकालनी है तो वो आप किस तरह से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं या किस तरह से उसे निकाल सकते हैं कि व्हाट इज स्पीड। तो क्या होता है कि यहाँ पे we call the distance covered by an object in a unit time as the speed of the object। तो वही क्या कहलाएगी, उसकी चाल कहलाएगी एकांक समय में, यूनिट टाइम में। जब हम यह कहते हैं कि कोई कार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गति करता है, तो इससे यह ज्ञात होता है कि वह कार जो है 1 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय की है। तो 50 किलोमीटर पर घंटा ये उस कार की क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी, चाल हो जाएगी।
अब आगे आपको चाल का फॉर्मूला भी बताया जाएगा स्पीड का, जिससे कि आप आसानी से अगर इससे न्यूमेरिकल्स आते हैं तो वो सॉल्व कर लें। का बहुत ही छोटा मतलब छोटे क्वेश्चन इससे बनते हैं, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं ये। यहाँ बताया गया है कि जब हम यह कहते हैं कि किसी कार की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो प्रायः हम केवल कार द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी पर ही विचार करते हैं। हम इसकी चिंता नहीं करते हैं कि इस 1 घंटे की अवधि में कार नियत चाल से चलती रही अथवा नहीं। वास्तव में यहाँ परिकलित की गई चाल जो है वो कार की औसत चाल है। तो ये जो हम चाल जिसको कह रहे हैं, ये क्या है एक्चुअल में, ये कार की औसत चाल कहलाती है। तो अब हम औसत चाल के लिए चाल शब्द का ही प्रयोग करते हैं। तो आप चाहे औसत चाल कह लीजिए चाहे चाल कह लीजिए, बात वही हुई। स्पीड तो हम तय की गई कुल दूरी के लिए को लिए गए कुल समय से अगर डिवाइड कर दें तो हमें किसी भी चीज़ की चाल प्राप्त हो जाएगी। तो बार बार यही चीज़ कहा गया है कि अगर आपको किसी भी चीज़ की स्पीड निकालनी है तो उसने कितनी दूरी तय की गई है उसकी दूरी को आप नोट कर लीजिए, और कितना उसने समय लिया है उससे समय को डिवाइड कर दीजिए, तो आप उस चीज़ की चाल या स्पीड को निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठने वाले होंगे। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि स्पीड इज़ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। तो स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड ऑब्लिक टोटल टाइम टेकन। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, जिस भी तरह से याद कर सकते हैं। आगे लिखा है, अपने दैनिक जीवन में हम बिरले ही लंबी दूरियों तक अथवा अधिक समय तक वस्तुओं को एक नियत चाल से गति करते हुए देखते हैं। यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित होती रहती है तो उस वस्तु की चाल असमान कही जाती है। इसके विपरीत किसी सरल रेखा के अनुदिश वस्तु की नियत चाल से गति एक समान गति कहलाती है। इस स्थिति में औसत चाल वही है जो वास्तविक चाल है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ बताई गई है कि इन एवरीडे लाइफ वी seldom find objects moving with a constant speed over long distance or for long duration of time. If the speed of an object moving along a straight line keeps changing, its motion is said to be non-uniform. On the other hand, an object moving along a straight line with a constant speed is said to be in uniform motion. In this case, the average speed is the same as the actual speed. तो यहाँ पे आपको नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है ये बता दिया गया है। चीज़ें समझ में आ गई होंगी, नहीं समझ में आई होंगी तो कमेंट करिएगा। अब आगे बताया गया है कि यदि हम किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दूरी को तय करने में लगे समय को माप लें तो हम उस वस्तु की चाल ज्ञात कर सकते हैं। यही चीज़ ऊपर फॉर्मूले से आपको समझ में आ गई है, तो अब इसको बार बार एक्सप्लेन की कोई ज़रूरत नहीं है। अब समय को काउंट करना है, समय को कैलकुलेट करना है, मेज़रमेंट ऑफ टाइम, तो ये कैसे आप करेंगे? तो ये तो आप घड़ी से कर सकते हैं। यहाँ पर पहले ये चीज़ देख लीजिए कि समय की माप से हमारा तात्पर्य काल अंतराल की माप से है। बोलचाल में जब हम समय मापने के लिए किसी घड़ी के उपयोग के बारे में चर्चा करते हैं तब हमारा अभिप्राय काल अंतराल का मापन होता है। तो हमने स्पीड के फॉर्मूले में ये कहा कि टोटल आप टाइम को कैलकुलेट कर लीजिए और उसने जितनी डिस्टेंस को कवर किया उससे डिवाइड कर दीजिए, तो आप किसी भी चीज़ की स्पीड को निकाल सकते हैं। तो अब समय की को आप मेज़र कैसे करेंगे वो चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। यहाँ बताया गया है कि यदि आपके पास घड़ी नहीं है, आज तो आपके पास घड़ी है और टाइम को कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है, लेकिन पहले के टाइम की बात की जाए कि जब घड़ी नहीं थी तब कैसे समय को ज्ञात किया जाता था। तो हमारे बुज़ुर्ग किस प्रकार केवल छाया देखकर दिन के समय का अनुमान लगा लेते थे। तो काफ़ी वर्ष पहले जब घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था तो जो हमारे बुज़ुर्ग थे वो
लोग क्या करते थे, सूर्य के प्रकाश की छाया से सुबह, शाम और दोपहर का वक्त का अनुमान लगा लेते थे कि इस वक्त सुबह हो गया है, इस वक्त शाम हो गया है। तो वो सूर्य की प्रकाश के अकॉर्डिंग जो है वो समय को माप लेते थे। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। इसके बाद ये बताया गया है कि हमारे पूर्वजों ने यह देखा कि प्रकृति में बहुत सी घटनाएं निश्चित अंतरालों के पश्चात स्वयं दोहराती हैं। जैसे कि प्रतिदिन सूर्य जो है वो प्रायः ही उदय होता है, तो इस तरह से उन्हें सुबह के टाइम का अनुमान लग जाता था जैसे ही सूर्य उदय होता था। एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच के समय को एक दिन कहा गया। इसी प्रकार एक अमावस्या से अगली अमावस्या के बीच के समय की माप माह के रूप में की गई। तो इस तरह से वो महीने को भी समझ लेते थे कि आज एक महीना पूरा हो गया, तो जो अमावस्या होती थी उसके चांद को देख के वो समझ जाते थे। तो एक अमावस्या की से दूसरे अमावस्या जब आती थी तो वो समझ जाते थे कि एक महीना जो है वो पूरा हो गया। एक वर्ष उस समय के लिए नियत किया गया जितने समय में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है। तो पृथ्वी के द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन लगा, तो उसके अकॉर्डिंग एक वर्ष को नियत किया गया। प्रायः हमें एक दिन से काफ़ी छोटे समय अंतरालों को मापने की भी आवश्यकता पड़ती है। संभवतः समय मापने की सबसे सामान्य युक्ति जो है वो घड़ियां ही हैं। तो पहले तो जो लोग समय का अनुमान लगाते थे वो एग्जैक्ट आपको मतलब टाइम और सेकंड को नहीं बता सकते थे, वो बस ये बता सकते थे ये सूर्योदय का टाइम है, ये सूर्यास्त का टाइम है, ये दोपहर का टाइम है। तो इस तरह से मतलब लंबे समय अंतराल को तो वो कैलकुलेट कर लेते थे, लेकिन एग्जैक्ट मतलब जो छोटे छोटे टाइम का काउंट है वो नहीं किया जा सकता था, उसको हम घड़ियों के द्वारा ही कर सकते थे, मतलब कर सकते हैं। फिर यहाँ बताया गया है घड़ियों के बारे में कि घड़ियों की कार्यविधि काफ़ी जटिल होती है, परंतु सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है। तो ये चीज़ हमने क्लास 6 में भी देखा हुआ था कि सभी घड़ियों में जो है वो आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे लिखा है कि द वर्किंग ऑफ क्लॉक इज रेदर कॉम्प्लेक्स बट ऑल ऑफ देम मेक यूज ऑफ सम पीरियोडिक मोशन। तो आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है पीरियोडिक मोशन का। फिर आगे बताया गया है कि आवर्ती गति का एक चिर परिचित उदाहरण जो है वो सरल लोलक है, जो आप सामान्यतः घड़ियों में नीचे लटकते हुए देख सकते हैं सरल लोलक को। तो वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पीरियोडिक मोशन इज दैट ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। तो बहुत सी घड़ियों में इस चीज़ को आप देख सकते हैं, एक घड़ी के नीचे एक चम्मच नुमा चीज़ लटकी रहती है जिसमें नीचे गोला सा एक गोला सा स्ट्रक्चर होता है, और वो जैसे ही 1 घंटा बीतता है वो टर्न टर्न करके आगे पीछे मूव करने लगता है। तो वही सरल लोलक होता है। सरल लोलक जो है धातु के छोटे गोले अथवा पत्थर के टुकड़े को किसी दृढ़ स्टैंड से धागे द्वारा निलंबित करके बनाया जाता है। धातु के गोले को लोलक का गोलक कहते हैं, तो जो नीचे होता है उसे लोलक का क्या कहते हैं, गोलक कहते हैं। तो ये चीज़ रही। अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटालिक बॉल are a piece of stone suspended from a rigid stand by a thread. The metallic ball is called the bob of the pendulum. तो जो metallic ball होती है उसको क्या कहते हैं, पेंडुलम का bob कहते हैं। इसका आगे इमेज भी आपको देखने को मिल जाएगा, वैसे 6th क्लास में हमने इसको भी देखा हुआ था। तो ये है एक पेंडुलम, ये ए वाला जो है ये एक पेंडुलम की रचना है, एक लोलक की रचना है कह लीजिए। तो यहाँ पे इस जो लोलक है इसमें अगर ये घड़ी में आप लगा हुआ देख लेंगे तो ये लोलक की 3 पोजीशंस दिखाई गई है कि ये दोलन करते जो सरल लोलक है उसको इधर मूव कराया गया एक बार, फिर ये इधर,
तो जब इसको मूव कराते हैं तो ये एक बार आगे जाएगी, एक बार पीछे जाएगी, फिर ये पीछे से फिर अपनी ये उसी पोजीशन पे आ जाती है। तो ये समझिए यही लिखा हुआ है। सबसे पहले एक सरल लोलक बताया गया है, फिर दोलन करते सरल लोलक के गोलक की विभिन्न स्थितियां बताया गया है। तो ये चीज़ हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं हमारे काम की क्या चीज़ है। आगे बताया गया है कि सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है उसे सरल लोलक का आवर्त काल कहते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये मतलब इस तरह का क्वेश्चन बनता है कि आवर्त काल किसे कहते हैं, टाइम पीरियड किसे कहते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा किसे कहते हैं कि सरल लोलक जो है एक दोलन पूरा करने में जितना टाइम लेता है उसे ही लोलक का आवर्त काल कहते हैं। तो द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशंस इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। तो ये डिफिनेशन याद रखिएगा आवर्त काल की। अब आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं कि आगे हमारे काम की क्या चीज़ है। आगे बताया गया है सरल लोलक के ही बारे में, उसके आवर्त काल के बारे में कि आरंभिक विस्थापन में थोड़ा परिवर्तन आपके लोलक के आवर्त काल को प्रभावित नहीं करता। आजकल अधिकांश घड़ियों में 1 या 2 सिलों वाले विद्युत परिपथ होते हैं। इन घड़ियों को कॉर्टेज घड़ी कहते हैं। इनके द्वारा मापा गया समय पहले उपलब्ध घड़ियों द्वारा मापे गए समय से अधिक यथार्थ मतलब अधिक सही होता है, अधिक सही माना जाता है। जो शेल के द्वारा चल रही हैं, जो कॉर्टेज घड़ियां होती हैं, उनका जो टाइम होता है वो एग्जैक्ट टाइम माना जाता है, सही टाइम माना जाता है। फिर आगे समय तथा चाल के मात्रक की बात की जाए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट मात्रक हो जाता है, यूनिट हो जाती है स्पीड की और टाइम की, क्योंकि यूनिट से एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलता ही मिलता है। तो समय की मूल मात्रक की बात की जाए तो समय का जो बेसिक यूनिट होता है वो क्या होता है, वो सेकंड होता है। और इसको आप इस तरह से स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। समय की और मात्रक की बात की जाए तो सेकंड से ऊपर जाया जाए तो मिनट होता है, और मिनट से ऊपर जाया जाए तो घंटा होता है। तो बेसिकली हम समय के इन 3 मात्रकों को यूज करते हैं अगर आपको स्पीड निकालनी है तो, या जो छोटी मोटी कैलकुलेशन होती है उसमें हम समय के इन्हीं 3 मात्रकों का यूज करते हैं। फिर आगे बताया गया है कि चाल का मात्रक क्या है। तो चूंकि चाल दूरी बटे समय होती है, ऊपर हमने फॉर्मूला देखा चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, मतलब जो डिस्टेंस होती है वो और ऑब्लिक उसके समय को कैलकुलेट किया जाए तो वही उसकी स्पीड कहलाती है। तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग निकाला गया है। तो चाल का मूल मात्रक मीटर पर सेकंड है। मीटर जो है वो दूरी का मात्रक है। किसी भी चीज़ की दूरी को आप जब नापते हैं तो वो मीटर में नापते हैं, मतलब जो सबसे छोटी यूनिट होती है डिस्टेंस की, दूरी की, वो मीटर होती है। और टाइम की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो सेकंड होती है। तो मीटर पर सेकंड होता है स्पीड का जो यूनिट है। अब आप ऐसा नहीं लिख सकते कि यहाँ पर मीटर लिख दें और यहाँ पे सेकंड की जगह घंटा लिख दें, नहीं। अगर दोनों की छोटी यूनिट ली गई है तो दोनों की छोटी यूनिट ही आपको लेनी होगी। तो इस तरह से चाल का मूल मात्रक मीटर पर सेकंड है। वास्तव में इसे अन्य मात्रकों जैसे यहाँ पर मीटर पर मिनट अथवा किलोमीटर पर घंटा में भी व्यक्त किया जाता है। तो ये किलोमीटर पर घंटे में भी इसको व्यक्त किया जाता है। तो इस तरह से आप चीज़ों को बना सकते हैं। मतलब अगर बड़े मात्रक ले रहे हैं तो दोनों के बड़े ही मात्रक आपको लेना होगा। आगे बताया गया है कि हम 50 किलोमीटर लिखते हैं, ना कि 50 किलोमीटर्स। तो जो इसका डिनोशन का ये वर्ड है आप उसी से इसको डिनोट करेंगे। अब उसमें आप यस लगा के उसको जो एक वचन या बहुवचन नहीं बनाएंगे। तो अब किलोमीटर को के और एम से ही लिखा जाता है तो वही लिखेंगे। सेंटीमीटर को सी और एम से लिखा जाता है तो वही लिखेंगे। अगर आप उसमें आगे पीछे कुछ भी जोड़ देंगे तो वो यूनिट आपकी गलत हो जाएगी। फिर बताया गया है कि किसी सामान्य स्वस्थ युवा की विराम की स्थिति में नाड़ी 1 मिनट में 72 बार अर्थात 10 सेकंड में लगभग 12 बार स्पंद
करती है। तो ये तो हमने बहुत अच्छे से देखा हुआ था। ये अपनी पहले की क्लास में इसको मैं एक्सप्लेन करने से पहले यहाँ आपको जो पुराने टाइम के लोग सूर्य के प्रकाश से समय का अनुमान लगाते थे उसके कुछ एग्जाम्पल दिखाती हूँ। ये जो दिल्ली में जंतर मंतर है, यहाँ पर धूप घड़ी बनाई गई है, मतलब इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया गया है जो धूप के मतलब सूर्य के ऊपर से नीचे जाने पर इसमें जो इसके प्रकाश की पोजीशन में चेंज होता है, तो उससे पहले के टाइम पे समय का अनुमान लगाया जाता था। तो ये अगर आप दिल्ली के आसपास होंगे तो वहाँ इस चीज़ को देख सकते हैं, जंतर मंतर नई दिल्ली में धूप घड़ी को। तो पहले के टाइम में इस धूप घड़ी से समय का अनुमान लगाया जाता था। और उसके बाद ये रेत घड़ी से भी समय का अनुमान लगाया जाता है और जल घड़ी से भी समय का अनुमान लगाया जाता है। तो इस तरह से एक बाउल में पानी भर दिया जाता था। यहाँ पर सूर्य का जो सूर्य है वो जैसे जैसे मूव करता था वैसे वैसे इस पानी में भी वो मूव करता था और इससे उसके समय का अनुमान लगा लिया जाता था। तो ये ऊपर हमने जो प्राचीन काल में समय का अनुमान लोग कैसे लगाते थे वो पढ़ा, उसका एग्जाम्पल था। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं, इसको पढ़ लेते हैं, फिर हम जो हमारा नाड़ी का स्पंदन है वो चीज़ें देखेंगे। यहाँ पे बताया गया है कि इस खोज के विषय में एक रोचक कहानी है कि किसी दिए गए लोलक का आवर्तकाल नियत होता है। आपने सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली का नाम सुना होगा। कहा जाता है कि एक बार गैलीलियो गिरजाघर में बैठे थे। उन्होंने यह देखा कि छत से जंजीर द्वारा लटका कोई लैंप एक ओर से दूसरी ओर धीमी गति कर रहा है। उन्हें यह पाकर आश्चर्य हुआ कि लैंप के एक दोलन पूरा करने के अंतराल में उनकी नब्ज स्पंद की संख्या हर बार समान होती है। तो गैलीलियो ने अपने परीक्षण को सत्यापित करने के लिए विभिन्न लोलकों के साथ प्रयोग किए। उन्होंने यह पाया कि किसी दी गई लंबाई का लोलक सदैव एक दोलन पूरा करने में समान समय लेता है। इस प्रेक्षण ने लोलक युक्त घड़ियों के विकास को एक नई दिशा प्रदान की। कमानी युक्त घड़ियां और कलाई की घड़ियां जो हैं वो लोलक युक्त घड़ियों का परिष्कृत रूप थी। तो यहाँ पे किस तरह से लोलक के बारे में एक्सप्लेन किया गैलीलियो गैलीली ने, वो चीज़ बताया गया है कि जो आपकी नाड़ी की नब्ज होती है उसकी जो बीट होती है बिल्कुल जितने टाइम में उस आपकी बीट जो है आपकी नब्ज स्पंद समान होगी, बार बार बिल्कुल उतनी ही होती है जितना कि लोलक एक दोलन करना पूरा करने में समय ले रहा है। तो हर बार वो आपकी नब्ज के स्पंद जो है एक समान ही आ रही है। तो गैलीलियो ने इसीलिए इससे लोलक को टाइम के रूप में प्रयुक्त करने का एक बहुत ही अच्छा उपाय माना या साधन माना। तो यहाँ पे ये चीज़ें बताई गई हैं गैलीलियो के बारे में। अब क्योंकि ये पूछ सकता है कि जो लोलक के दोलन या की गति की बात की थी ये सबसे पहले किसने किया था, तो इसके आवर्तकाल की बात सबसे पहले गैलीलियो ने ही किया था। अब यहाँ पे आते हैं जहाँ पे हमने चीज़ों को छोड़ा था कि किसी सामान्य स्वस्थ युवा की विराम की स्थिति में नाड़ी जो है 1 मिनट में 72 बार अर्थात 10 सेकंड में लगभग 12 बार जो है वो स्पंदन करता है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको कि हम कई बार अपनी 6th क्लास में भी और 7th क्लास के भी कई चैप्टर्स में इसको डिस्कस कर लिए हैं। शायद कल के ही वीडियो में इसको हमने डिस्कस किया हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं कि आगे क्या चीज़ है। आगे बताया गया है कि बच्चों में यह दर कुछ अधिक हो सकती है। तो बच्चों की और बुजुर्गों की जो नाड़ी स्पंदन की गति है वो कम और ज़्यादा हो सकती है, लेकिन एक सामान्य मनुष्य की बात की जाए तो 72 से 80 होती है। जब लोलक वाली घड़ियां प्रचलित नहीं थी तब संसार के विभिन्न भागों में समय मापन के लिए बहुत सी युक्तियों का प्रयोग किया गया था। तो ये तो चीज़ें हमने ऊपर देख ही ली, जल घड़ी हो गया था
और आपका धूप घड़ी हो गया था, रेत घड़ी हो गया था। इस तरह की युक्तियों के कुछ उदाहरण हैं। संसार के विभिन्न भागों में इन युक्तियों के भिन्न भिन्न डिज़ाइन बनाए गए हैं। अब आगे चाल को कैसे मापते हैं। यहाँ तो हमने टाइम को देखा कि कैसे मेज़र किया जाता है। अब यहाँ पे स्पीड को देखेंगे कि कैसे मेज़र किया जाता है। बाकी स्पीड के फॉर्मूले को हमने ऊपर देख लिया था, तो बस वही चीज़ें यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन की गई हैं कि समय और दूरियों को कैसे मापें। या सीखने के पश्चात अब आप किसी भी चीज़ की चाल को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अब बताया गया है कुछ और चीज़ें कि उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में छोड़ना करने वाले रॉकेट प्रायः 8 किलोमीटर पर सेकंड तक की चाल प्राप्त कर लेते हैं। इसके विपरीत कछुआ केवल 8 सेंटीमीटर पर सेकंड की चाल से चल सकता है। तो ये चीज़ें कुछ तुलना करने के लिए बताई गई हैं कि आप रॉकेट की स्पीड और एक कछुए की स्पीड में तुलना कर सकते हैं। अब यहाँ बताया गया है कि सामान्यतः उपलब्ध घड़ियों द्वारा मापा जा सकने वाला सबसे कम समय अंतराल 1 सेकंड है। तथापि अब ऐसी विशिष्ट घड़ियाँ उपलब्ध हैं जो 1 सेकंड से छोटे समय अंतरालों को माप सकती हैं। इनमें से कुछ घड़ियाँ 1 सेकंड के 10 लाखवें भाग और यहाँ तक कि 1 अरबवें भाग तक के समान अंतराल माप सकती हैं। आपने माइक्रोसेकंड तथा नैनोसेकंड जैसे शब्द सुने होंगे। एक माइक्रोसेकंड सेकंड का 10 लाखवां भाग होता है और एक नैनोसेकंड सेकंड का 1 अरबवां भाग होता है। इतने छोटे समय अंतरालों को जो घड़ियां मापती हैं उनका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाता है। खेलों में जिन समय मापने की युक्तियों का उपयोग होता है वे सेकंड के 10वें अथवा 100वें भाग तक के समय अंतराल माप सकती हैं। इसके विपरीत ऐतिहासिक घटनाओं के समयों को शताब्दियों अथवा सहस्त्राब्दियों में व्यक्त किया जाता है। तारों तथा ग्रहों की आयु को प्रायः अरबों वर्ष में व्यक्त करते हैं। तो ये कुछ जो टाइम की बहुत छोटी काउंट करने की चीज़ें थी, छोटे समय अंतराल को वो किन चीज़ों के द्वारा आप माप सकते हैं, वो चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बता दी गई है कि जो टाइम का मेज़रमेंट होता है वो किन किन चीज़ों से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ द स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल दैट कैन बी मेजर्ड विथ commonly available clock and watches is 1 second. However, now special clocks are available that can measure time intervals smaller than a second. Some of these clocks can measure time intervals as small as 1 millionth or even 1 billionth of a second. You might have heard the terms like microsecond and nanosecond. 1 microsecond is 1 millionth of a second. A nanosecond is 1 billionth of a second. Clocks that measure such small time intervals are used for scientific research. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो साइंटिफिक रिसर्च में यूज की जाती हैं, वहाँ पर टाइम को मेज़र करने के लिए। अब यहाँ पर चली गई दूरी की अगर आपसे डिफिनेशन पूछे, मतलब दूरी को आप कैसे निकाल सकते हैं। ऊपर तो हमने स्पीड को निकालना सीखा। अब अगर आपसे डिस्टेंस को निकालना पूछा जाए तो चाल इंटू समय कर देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा देना है आपको। तो स्पीड इंटू टाइम को अगर आप कैलकुलेट कर लेंगे तो किसी भी चीज़ की डिस्टेंस को उससे निकाल सकते हैं। तो वही चीज़ें दी गई हैं कि दी गई चाल से चलने वाली कोई वस्तु किसी दूरी को कितने समय में तय करेगी, ये चीज़ें बताई गई हैं। तो यहाँ पे चाल, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन कर लीजिएगा। चाल इंटू समय से आप दूरी को कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी समय को अगर निकालना है तो दूरी बटे चाल निकाल लीजिए। टाइम इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ऑब्लिक स्पीड कर लेंगे तो आप किसी भी चीज़ का टाइम निकाल लेंगे कि कोई भी जैसे गाड़ी है वो कितना टाइम मान लीजिए 1 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने में उसने कितना टाइम लिया। तो वही चीज़ें हैं। बाकी यहाँ अब कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया गया है
कि आपने स्कूटर अथवा मोटरसाइकिलों पर एक मीटर लगा हुआ देखा होगा। इसी प्रकार कारों, बसों तथा अन्य वाहनों के डैशबोर्डों पर मीटर देखे जा सकते हैं। किसी कार का डैशबोर्ड दर्शाया गया है यहाँ पर। तो ध्यान दीजिए, इनमें से किसी एक मीटर के एक कोने पर किलोमीटर पर घंटा लिखा रहता है, जैसा कि ये यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसे चाल मापी कहते हैं। तो ये जो होता है, ये आपको बताएगा कि आपकी गाड़ी जो है वो किस स्पीड में चल रही है। तो इस तरह से आप अपनी गाड़ी की स्पीड को भी देख सकते हैं कि आप अपनी गाड़ी को किस स्पीड में ले जा रहे हैं। अब इसके बाद आगे देख लेते हैं कि आगे क्या दिया हुआ है। यहाँ पर हमने इस चाल मापी को देख लिया, या इसे इंग्लिश में कहा जाए तो स्पीडोमीटर कहते हैं। इससे सीधे ही किलोमीटर पर घंटे में चाल ज्ञात हो जाती है। इसमें एक अन्य मीटर भी होता है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। इस मीटर को ओडोमीटर कहते हैं। तो आपकी गाड़ी में दो चीज़ें, एक स्पीडोमीटर, एक ओडोमीटर होता है। स्पीडोमीटर जो है वो चाल को कैलकुलेट करता है, और जो ओडोमीटर होता है वो डिस्टेंस को बताता है। तो ये दो चीज़ें आपको आपके घर में कोई वाहन होगा तो उसमें आप देख सकते हैं। अब बाकी ग्राफ के बारे में बताया गया है कि ग्राफ के थ्रू आप किसी भी चीज़ को कैसे बता सकते हैं। तो यहाँ पे अब ये हमारे काम का नहीं है, बस थोड़ा सा ये जान लीजिए कि कितने टाइप का ग्राफ होता है। तो एक तो स्तंभ ग्राफ होता है, जिस तरह से रेखाओं में कोई भी चीज़ को अगर समझाया जाए तो वो स्तंभ ग्राफ, मतलब ओवर्स के अंतर्गत हम उस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, ओवर के अंतर्गत या स्तंभ ग्राफ के अंतर्गत उसको उसके लिए मतलब स्तंभ ग्राफ या बार ग्राफ बना के उसको बताएंगे। अब इस तरह से जैसे कि आप किसी कंपोनेंट को बता रहे हैं, वायु में क्या क्या चीज़ें मिक्स हैं, तो आप इस तरह के ग्राफ का यूज करते हैं। तो इसको वृत्त रेखा ग्राफ कहते हैं। वृत्त रेखा ग्राफ से आप इस तरह से चीज़ों को, या पाई चार्ट कह लीजिए, तो कई तरह का चार्ट होता है। पाई चार्ट हो गया, यहाँ ऊपर आपने स्तंभ चार्ट देखा, और इसके बाद नीचे जो है, अगर आपको दूरी समय ग्राफ, मतलब इस तरह से किसी भी चीज़ की डिस्टेंस और टाइम को दिखाना है, जो हमने इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ा, तो उसको आप रेखा ग्राफ के द्वारा बताएंगे। रेखा ग्राफ के द्वारा उस चीज़ को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यही चीज़ें थी, मतलब लाइन ग्राफ के द्वारा आप दूरी समय को निकाल सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये 3 टाइप के ग्राफ इस चैप्टर में बताए गए थे। तीनों टाइप के हमने देख लिए ग्राफ। एक तो आपने देखा लाइन ग्राफ, दूसरा देखा क्या, पाई चार्ट, और जो सबसे ऊपर देखा पहला टाइप वाला चार्ट, वो क्या था, बार ग्राफ का। तो 3 तरह से ग्राफ बनाए जाते हैं। जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट था वो लाइन ग्राफ था इस चैप्टर में। अब ये चीज़ें आप यहाँ पर अलग अलग टाइम और डिस्टेंस को बताया गया है ग्राफ के थ्रू, कि जैसे यहाँ पर एक बस की गति को इस ग्राफ के द्वारा बताया गया है कि ये यहाँ पर 8.5 घंटे का टाइम ले रहा है 20 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने में, 20 किलोमीटर की दूरी को कवर करने में 9 घंटे का टाइम ले रहा है। ये 40 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने के लिए, और 60 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने के लिए 9.5 घंटे का टाइम ले रहा है। तो इस तरह से आप ग्राफ से भी दिखा सकते हैं किसी भी चीज़ की जो उसका डिस्टेंस है और टाइम है। तो यही चीज़ें थी, बस हमारे काम की इस चैप्टर में इतनी चीज़ें थी। बाकी एक बार समरी को हम देख लेते हैं। एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को क्या कहते हैं, उसकी चाल कहते हैं। तो आपको ये डिफिनेशन याद रखनी होगी कि व्हाट इज चाल, चाल क्या होती है। तो एकांक समय में चली गई दूरी ही क्या होती है, चाल कहलाती है। इसके बाद इसको इंग्लिश में कहा जाए तो द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। फिर नेक्स्ट है वस्तुओं की चाल, यह निर्णय लेने में हमारी सहायता करती है कि कौन दूसरे से तेज चल रहा है। तो स्पीड और ऑब्जेक्ट्स हेल्प अस टू डिसाइड विच वन इज मूविंग फास्टर देन अदर। तो ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट है किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा तय की गई दूरी को, उस दूरी को चलने में लिए गए समय से विभाजित करने पर प्राप्त होती है।
तो ये तो चाल की डिफिनेशन स्पीड की आपको याद है, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसकी यूनिट की बात की जाए, जो स्पीड होती है इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। ऐसे m/s से हम इसको डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है आवर्ती घटनाओं का उपयोग समय मापन में किया जाता है। लोलक की आवर्ती गति का उपयोग घड़ियों को बनाने में होता रहा है। नेक्स्ट है वस्तुओं की गति को उनकी दूरी समय ग्राफ द्वारा चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये चीज़ें हमने देख ही ली कि अगर आपको किसी भी वस्तु की जो गति है, मोशन है, उसको प्रेजेंट करना है तो आप जो लाइन चार्ट हमने बताया था, दूरी समय ग्राफ का चार्ट, उसके द्वारा आप उसको बता सकते हैं। नेक्स्ट है नियत चाल में गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा होता है। तो ऊपर आपने ये चीज़ ग्राफ में देखा है कि द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड इज अ स्ट्रेट लाइन। तो एक बार ऊपर हम फिर से स्ट्रेट लाइन वाली देख लेते हैं। ये पर है बस की गति का दूरी समय ग्राफ, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगा। तो ये था हमारा चैप्टर का समरी और यहीं पर हमारे चैप्टर का अंत होता है। ये चैप्टर ख़त्म होता है। वीडियो समझ में आया या नहीं ज़रूर बताइएगा। किसी भी पॉइंट में कोई कन्फ्यूजन हो तो क्लियर करके ही आगे बढ़िएगा, ये मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, बार बार कहूँगी। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगता हो, अच्छा लगता हो, तो लाइक करने से मत हिचकिचाया करिए, क्योंकि वीडियो देखते तो बहुत से लोग हैं लेकिन लाइक जो है वो 1 या 2 लोग ही करके जाते हैं। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर किया करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स को भी इन चीज़ों का बेनिफिट हो सके। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।